आज का टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं आधारिक संरचना। आधारिक मैं लिख देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं आधारिक संरचना। अबे क्यों फोन कर रहा है यार। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ ध्यान दो, इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं आधारिक संरचना। तो इस बेसिकली इस टॉपिक में हमें ये डिस्कस करना है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का सिचुएशन कैसा था, और ये भी डिस्कस करना है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्यों उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था। ये तो बात साफ समझ में आता है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड जो भी चीज़ें उन्होंने किया है वो अपने बेनिफिट के लिए किया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के पीछे जो मेन मोटिव था वो मोटिव था ट्रेड को प्रमोट करना। कौन से ट्रेड को प्रमोट करना? फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना। उन्होंने रोड को भी इसीलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि रूरल एरिया से हम गुड्स को पोर्ट तक जो है पहुंचा सके थ्रू दी रोड। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं सब जगह में रोड को डेवलप किया था जहां पर उसको जरूरत है। बाकी अंदर जो रूरल एरिया था वहां पर डेवलप उन्होंने नहीं किया, वो हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। रेलवे को भी इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि हैवी क्वांटिटी में वो रॉ मटेरियल को क्या कर सके, इंपोर्ट नहीं, रूरल एरिया से पोर्ट तक वो पहुंचा सके। ठीक है, इसीलिए उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जो एयर ट्रांसपोर्ट था, वाटर ट्रांसपोर्ट था या टेलीग्राम था, उनको भी इंट्रोड्यूस करने के पीछे उनका अपना बेनिफिट था। टेलीग्राफ, ठीक है, नॉट टेलीग्राम, सॉरी, टेलीग्राफ। क्लियर है? तो वो हमें वन बाय वन क्या करना है, डिस्कस करना है। देखिए, अंडर द कॉलोनियल रिजाइम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए यहां पर क्या वर्ड यूज किया है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब उतना ही डेवलप करना है जितना जरूरत है। समझ में आ रही है? नॉट मॉडर्न, नॉट एडवांस्ड, ओनली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट्स, पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ डिड डेवलप। राइट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश शासन के दौरान जो है उन्होंने रेलवे को, पोर्ट्स को बंदरगाह कहते हैं, जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जैसे ये देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पोस्ट, टेलीग्राफ, इन सब चीजों को उन्होंने विकसित किया। हाउएवर द रियल मोटिव बिहाइंड this development was not to provide basic amenities to the people but to subserve various colonial interest। क्या मतलब है इसका, कि जो इन्होंने डेवलप किया, इनका रियल जो मोटिव था, ये मोटिव नहीं था कि यहाँ के लोगों को जो है सामान्य सुविधाएं प्रदान करना है, बेसिक एमेनिटीज देना है, ऐसा कुछ नहीं था। उनका मोटिव था कि अपने मतलब अपने ट्रेड को क्या करना है, प्रमोट करना है। अरे बात समझ में? तो ये ओवरऑल आप कह सकते हैं कि रीजंस था डेवलपमेंट का। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों डेवलप करना है, तो अपने फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए डेवलप करना है। अब वन बाय वन हमें पढ़ना है कि रोड में उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट किया था, राइट, रेलवे में क्या इंप्रूवमेंट किया था। मैंने यहाँ पर रोड नहीं लिखा है, यहाँ पर रोड भी होगा, ठीक है। रोड में क्या इंप्रूवमेंट किया था, रेलवे में क्या इंप्रूवमेंट, ये वन बाय वन हमें डिस्कस करना है। राइट, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, रोड की बात करें, रोड को तो पता ही है, हिंदी में सड़क बोलते हैं। क्या था, क्या पहले वाले लाइन में क्या, हाँ, मतलब हिंदी में चाहिए आपको, यही कहना चाह रहे हो ना? मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अरे नहीं, वो कह रही जो पैराग्राफ लिखा है। हाँ, मैं वो भी भेज दूंगा, टेंशन ना लो। अब रोड की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, रोड कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। मतलब जो भी उन्होंने रोड बनाया था, जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का मतलब आज जो कारें चल रही हैं या बाइक चल रहा है या ट्रक चल रहा है, उसके लिए फिट नहीं बैठता है।
वैसी रोड नहीं बना, कच्ची रोड जिसको कहते हैं ना, जब मतलब काम चल सके वो वाला रोड बनाया था उन्होंने, ठीक है। द रोड्स दैट वर बिल्ट प्राइमरली सर्व्ड द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग, देखिए इनका पर्पस क्या था रोड डेवलप करने का, इसको मैं अंडरलाइन करूंगा, मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया and drawing out raw materials from the countryside to the nearest railway station or to the ports। समझ में आ रही बात। उन्होंने रोड को इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि आर्मी का मतलब ये होता है कि जो भी उनके फौज थे, ठीक है, जहां पर जरूरत हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले तो आपको पता ही था कि जब उन्होंने गुलाम बना रखा था तो ऐसा नहीं कि इंडियन जो है उनसे आज़ाद नहीं होना चाहते थे। आपने तो सुना ही है शहीद भगत सिंह के बारे में, और भी बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स हैं उनके बारे में सुना होगा। तो ये सब जब चीज़ें ये लोग जब विरोध करते थे तो इनको नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आर्मी की रिक्वायरमेंट होती थी, तो वो रोड के थ्रू आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह भेजते। तो इसलिए उन्होंने बनाया ताकि ऐसा कुछ हो जाए तो क्विकली हम वहां पर पहुंच करके कंट्रोल कर सके। स्टार्ट क्लियर, ठीक है। और जो रॉ मटेरियल्स है, ये जो रॉ मटेरियल्स है, गांव से रॉ मटेरियल्स को ले जा करके जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा या जो नियरेस्ट पोर्ट होगा वहां तक हम पहुंचा सकें, राइट। इसलिए उन्होंने रोड को क्या किया था, डेवलप किया था। क्लियर है। एंड जब वो रेलवे स्टेशन या पोर्ट तक पहुंचता था उसके बाद पोर्ट से कहां जाता था, सीधा ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है। तो ये था एंड वही हो गया ना ऑब्वियसली। तो सेंड दीज टू फार अवे इंग्लैंड और अदर ल्यूक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशन। क्लियर है। तो रोड इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ताकि दो बातें हैं, आर्मी को मोबिलाइज कर सके एक जगह से दूसरे जगह, और दूसरा क्या था, जो रॉ मटेरियल्स था गांव से वो जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन होगा या बंदरगाह होगा जिसको पोर्ट कहते हैं वहां तक पहुंचा सके। उनके जो फौज थे वो, इसलिए मैंने बोला ना कि बहुत सारे लोग जब विरोध करते थे तो उनको नियंत्रण करने के लिए लोगों की जरूरत होती थी ना, तो वो बुलाते थे, ठीक है। देयर ऑलवेज रिमेन एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स। मैंने क्या बोला था आपको कि उन्होंने उतना ही रोड बनाया जितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अगर पूरे गांव के एरिया की बात करूं जहां पर जरूरत नहीं है, वहां से कोई रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, तो वो रेनी सीजन में बहुत अफेक्ट हुए थे रोड्स, मतलब जो रोड बना हुआ था नहीं बनाया था, बिल्कुल नहीं बनाया था। तो देयर ऑलवेज रिमेन्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू द रूरल एरियाज during the rainy season. Naturally, therefore, people mostly living in these areas suffered grievously during the, इसको मैं badly word भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, suffered badly during the natural calamities and famines, right, ठीक है। मतलब ये जो रोड जो गांव वाले एरिया में है वहां पर नहीं बना, तो जो रेनी सीजन होता था वहां पर लोग बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए थे। क्लियर है। तो ये ओवरऑल रोड के बारे में कोई डाउट है आपको? ये वाला लाइन, इसका मतलब ये हुआ, देयर ऑलवेज रिमेन एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू द रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब रेनी सीजन में जो वो वेदर रोड्स थे, वेदर रोड्स का मतलब कि वो बारिश के मौसम में भी वो रोड चल सके, तो वो वेदर रोड्स का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि बारिश के मौसम में भी रोड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अच्छा रहेगा। तो ऐसा रोड था ही नहीं, वही लिखा है, ऑलवेज रिमेन एन एक्यूट शॉर्टेज, ठीक है। तो जब गांव तक पहुंचेंगे नहीं तो गांव वाले क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तो भूखमरी भी छाने लगा था वहां पर। समझ में आ रही है? फेमाइंस का मतलब क्या होता है, भूखमरी, ठीक है। तो उस समय लोग मूव नहीं कर पाते थे एक जगह से दूसरे जगह, राइट। तो ये सारा सिचुएशंस जो है वो फेस करते थे। स्टार्ट क्लियर। तो उन्होंने सिर्फ उतना ही बनाया जिससे ये दो पर्पस उसका सॉल्व हो सके, बस, और कोई नहीं था। क्लियर है। अब उसके बाद रोड के बाद आते हैं रेलवे में।
रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था 1850 में, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1850 में। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850। नहीं, उसके पहले नहीं था भाई, ब्रिटिशर्स का वो रेलवे का इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये 1850 में इंट्रोड्यूस किया था एंड इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उनके वजह से नो डाउट आज हम रेलवे को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर पाए हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो नो डाउट हमने बहुत ज़्यादा काम किया, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो रेलवे ट्रैक है वो कहाँ है? इंडिया में ही है, ठीक है, करेंटली, यस, ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है रेलवे को। और पहला जो रेलवे चला था वो चला था मुंबई टू थाने। फर्स्ट टाइम जो रेलवे चला वो मुंबई से थाने तक चला था, ठीक है। थाने मुंबई में महाराष्ट्र में एक जगह है, ठीक है। तो वहां से वहां तक चला था 1853 में, क्लियर है। 1853 में उन्होंने क्या किया, मतलब रेलवे को फर्स्ट टाइम चलाया था, ऑपरेट किया था। उसके बाद धीरे धीरे ऑपरेट होने लगा, ठीक है। द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वेज। इसका मतलब क्या हुआ है ये समझते हैं। जब रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए तो फायदा था, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनियल जो गवर्नमेंट था, कॉलोनियल रूल था, उनके लिए फायदा था, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के लिए फायदा नहीं था। क्यों? रेलवे के आने से एक्सपोर्ट और बढ़ता गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो गया। इजीली हम गांव से जो है हैवी क्वांटिटी में, ठीक है, पहले रोड डेवलप किया ताकि बस जो भी गुड्स वगैरह है उसको हम हैवी क्वांटिटी में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंचा सके, और रेलवे स्टेशन से फिर वो कहाँ तक जाएगा? डेस्टिनेशन तक जाएगा, चाहे वो पोर्ट हो या कहीं पर भी हो, वहाँ तक जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, तो एक्सपोर्ट और बढ़ने लगा, कॉमर्शलाइजेशन और बढ़ने लगा। हमने जो पढ़ा था ना, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो इनके वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से कॉमर्शलाइजेशन और बढ़ा। तो इंडियन पीपल के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ कि वो जब वो कैश क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, तो सेल्फ कंजम्पशन गुड्स जो है, जैसे फूड हो गया, ये सब उनको नहीं मिल पाता, तो भूख से मर जाते थे बेचारे। और उन्होंने लालच दिया ब्रिटिशर्स ने कि मैं आपको ज़्यादा पैसा दूंगा अगर आप कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे बात समझ में? तो इसीलिए कहते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वेज। कैसे अफेक्ट किया उसको? पहला, इट एनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, कहाँ गया इसका, long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers, while on the other hand sorry यहाँ तक है कल्चरल बेरियर्स, ठीक है। मतलब इसके वजह से एक तो लोग जो है लंबा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर पा रहा था, ट्रेवल कर पा रहा था, और रेलवे के आने से जो भी जियोग्राफिकल और कल्चरल बेरियर्स, जियोग्राफिकल का मतलब होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज बिहार से लोग दिल्ली आ रहे हैं, ठीक है, तो किसके कारण आ रहे हैं? रेलवे के कारण आ रहे हैं। जो इतना मूवमेंट हो रहा है, चलो अब तो भाई प्लेन भी आ चुका है, लेकिन पहले तो रेलवे ही आया था ना, तो रेलवे के आने के कारण ही तो इतनी दूरी तय कर पा रहे हैं, या कोई मुंबई जा रहे हैं या कोई अलग जगह जा रहे हैं, तो किसके वजह से? रेलवे के वजह से। इसीलिए कहा जाता है कि रेलवे ने जो जियोग्राफिकल बैरियर्स था उसको ब्रेक कर दिया। अब हर जगह हर लोग मिलते हैं आपको। दिल्ली में हर तरह के लोग मिलेंगे, मुंबई के भी लोग मिलेंगे, उत्तराखंड के भी मिलेंगे, यूपी के भी मिलेंगे, बिहार के भी मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे। और कल्चरल बैरियर्स का मतलब ये होता है कि दिल्ली में हर कल्चर के लोग होते हैं और हर कल्चर के लोग अपने अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। तो वही कहा जाता है कि रेलवे के आने से जो है आपका जियोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स दोनों को ब्रेक कर दिया। और दूसरा क्या हुआ? दूसरा जो अफेक्ट हुआ, इट
fostered commercialization of Indian agriculture which adversely affected the self-sufficiency of the village economies in India। मतलब क्या है इसका कि रेलवे के आने से जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, कृषि का जो व्यवसायीकरण है, उसको बढ़ावा मिला। समझ में आ रही बात? उसको क्या मिला? बढ़ावा मिला, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया। अब उसको बढ़ावा मिला तो जो फूड में सेल्फ सफिशिएंसी बनना था हमारे देश को, वो नहीं बन पाया। अब फूड में क्या, किसी भी चीज में नहीं बन पाया। हम तो सब एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, तो कहां से बनेंगे? तो हम क्या हो गए? डिपेंडेंट हो गए किस पे? फॉरेन कंट्रीज पे। तो इसके वजह से अफेक्ट हुआ है। और मैंने बताया था कॉमर्शलाइजेशन के कारण जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी होने लगा हमारे इकोनॉमी में। आ रही बात समझ में? आगे जो है उसके बाद आपका नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। वैसे मैं बताऊं, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो भले ही इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बट इतना सेटिस्फैक्टरी लेवल का नहीं था। ठीक है, मतलब जो आज है, आज तो चलो मैं बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहा हूं, आज तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इतना ज्यादा बेनिफिट जो है नहीं मिला जितना रेलवे और रोड से मिला है, उतना एयर वाटर ट्रांसपोर्ट से नहीं मिला था। ठीक है, तो द colonial dispensation also took measures for developing the inland trade and sea lanes. However, these measures were far from satisfactory level। ठीक है, मतलब ये जो रेलवे और एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट को जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ये संतुष्टि के स्तर से काफी दूर था। मतलब इससे जो ब्रिटिश सरकार को इतना संतुष्टि नहीं मिला कि हाँ हमें इसका फायदा बहुत मिला, ऐसा नहीं था। राइट, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, नो डाउट उन्होंने उसका यूज भी किया, बट एज कंपेयर टू रोड, एज कंपेयर टू रेलवे उसका बेनिफिट नहीं मिला है। राइट, ठीक है। द इनलैंड waterways at times also proved uneconomical, as in the case of the coast canal on the ओडिशा कोस्ट। ठीक है, मतलब अनइकोनॉमिकल का मतलब होता है कि जो बेनिफिशियल होना चाहिए इकोनॉमी के लिए इतना नहीं था। क्लियर है? आगे आते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट की कहानी यहीं से खत्म। और उसके बाद दो द कैनाल वाज बिल्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर येट इट फेल्ड टू कम्पीट विद द रेलवेज। वही मैंने बताया ना कि जो उन्होंने सुएज कैनाल इंट्रोड्यूस किया था, याद है? सुएज कैनाल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1869 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इंडिया से ब्रिटेन तक एक रूट बनाया समुद्र के थ्रू। यहां से शिप जाएगा, ठीक है, और इस पर माल लोड करके शिप के थ्रू ब्रिटेन तक ले जाएंगे। अरे बात समझ में? और इसको बनाने में काफी कॉस्ट आया, लेकिन जो बेनिफिट रेलवे दे रहा था वो बेनिफिट ये सुएज कैनाल नहीं दे रहा था। वही यहां पर लिखा है कि ह्यूज कॉस्ट टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर येट इट फेल्ड टू कॉम्पीट विद द रेलवे which soon traversed the region running parallel to the canal and had to be ultimately abandoned। मतलब बाद में इसको क्या कर दिया, रोक दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि मेन जो इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो ना, वो क्या किसका था, रेलवे का था। अब बाकी रोड तो बनाया ही उन्होंने। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना कि सुएज कैनाल को कब इंट्रोड्यूस किया था, 1869 में, ये आता है पेपर में। और दूसरा ये है कि डायरेक्ट रूट बनाया था इंडिया से ब्रिटेन। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे आपका टेलीग्राफ भी काफी कॉस्टली था। और टेलीग्राफ इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो ऑपरेट हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई माल आया है या कहीं पर किसी ने विरोध कर दिया है, तो तुम्हें क्विकली इंफॉर्मेशन देना है। अब दौड़ के इतना ज्यादा नहीं, इतने दिन में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो टेलीग्राफ के थ्रू जो है हम क्विकली इंफॉर्मेशन दे पाते थे कि हाँ ये चीजें यहाँ हुआ है, इसको हैंडल कर लो। तो ये भी ब्रिटिश अपने यूज के लिए इंट्रोड्यूस किया, ना कि इंडियन पीपल के लिए। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सिमिलरली सर्व द पर्पस ऑफ, ये देखो क्या पर्पस था इसका इंट्रोड्यूस, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बना रहे। ठीक है,
हाँ तो वही इलेक्ट्रिक, इसी के तो तार के थ्रू मैसेज पहुंचाते थे हम। इससे मैसेज कैसे जा सकता बिल्कुल जा सकता है, उन्होंने एक बनाया है ना उन्होंने, ठीक है। द पोस्टल सर्विसेज ऑन द अदर हैंड, बाद में उन्होंने पोस्टल सर्विसेज जो कि वो तो आप जानते ही हैं, डाक सेवा जो है, ठीक है, डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन ऑल थ्रू इनएडुकेट। मतलब ये जो पोस्टल सर्विसेज है ये भी उन्होंने अपने लिए किया था, पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं किया था। तो ये ओवरऑल आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर है। 5 चीजें मैंने बताया, एक मैंने बताया आपको रोड, दूसरा बताया रेलवे, तीसरा बताया मैंने वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और टेलीग्राम, वो सुएज कैनाल, ठीक है, क्लियर है। पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है ये भी मैं बता दूं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि भारत के मतलब स्वतंत्रता के पूर्व जो है भारत में आधारिक संरचना की कैसी स्थिति थी। इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं आधारिक संरचना, ठीक। तो व्हाट वाज द स्टेट, क्या सिचुएशन था, क्या स्थिति था, तो यही आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 4 अगर 6 नंबर का है तो सबको एक्सप्लेन कर दो, और 3 नंबर का है तो मिलनी रोड और रेलवे को इंट्रोडक्शन, इसमें 2 लाइन लिख करके काम खत्म कर सकते हो। क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर ये मैं नेक्स्ट क्लास सबसे डिस्कस करूंगा। कंप्लीट हो गया, बट क्वेश्चन आंसर करवाना है मुझे, ये नेक्स्ट क्लास कराऊंगा।